नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 4 अक्टूबर 2017 और आज हम देखेंगे कि द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस की कौन-कौन सी खबरें प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पहली खबर है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले बेसिक एक्साइज ड्यूटी को ₹2 प्रति लीटर कम कर दिया है, ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों के लिए। हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को डेली बेसिस पे रिवाइज करने का निर्णय लिया था ताकि ग्लोबल मार्केट की रेट का लाभ सीधा जनता को तुरंत मिल सके, क्योंकि पहले ये एक फोर्टनाइट यानी कि 15 दिनों में बदलता था। लेकिन समस्या क्या हुई है कि अमेरिकी देशों में अभी हरिकेन आए थे, हरिकेन इरमा, उस कारण वहाँ तेल रिफाइनरी बंद हो गई, बस सप्लाई भी कम हो गई। इसलिए पिछले कुछ दिनों में ही पेट्रोल की कीमतों में 6 से 7 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और डेली बेसिस रिवाइज होने से तुरंत इसका प्रभाव भी देखने को मिल गया। अगर हम ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखें तो कई महीनों से इसमें मंदी भी चल रही है और रेट भी गिर रही है, फिर भी भारत में इसकी रेट कम क्यों नहीं हो रही? इसका कारण है भारत में लगने वाला टैक्स। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये सरकार की रेवेन्यू का बहुत बड़ा भाग रखते हैं और अगर जीएसटी में इसको लाया जाता तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 28%। 28% टैक्स लगता, लेकिन सेंटर और स्टेट को बांटते तो वो 14-14% मिलता उनको। लेकिन अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। पेट्रोल की जो टोटल प्राइस है उसका लगभग 30% यानी कि ₹21.5 जो है, अगर हम ₹70 उसकी प्राइस माने तो ₹21.5 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक एक्साइज टैक्स के रूप में ले रही थी, एक्साइज ड्यूटी के रूप में। और स्टेट का वेट जो है वो अलग से लगता था, वो स्टेट से स्टेट अलग अलग बदलता रहता है। और वो रेट भी लगभग आप देखो तो 20 से 30% और कहीं कहीं तो 40% से भी ज़्यादा अभी है। जैसे हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे 27% वेट लगता है और वो हो जाता है लगभग 15 से 16 रुपए और ₹21.5 हमारी एक्साइज ड्यूटी हो गई। अगर हम मानते हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो ₹25 पर लीटर हमको मिलता है और उस पर रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सब मिला लेते हैं तो वो लगभग 30 से 31 रुपए तक पड़ता है। और उसके ऊपर कुछ ₹3 हम ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो होता है डीलर का प्रॉफिट होता है। तो ये सब टोटल मिला के ₹70 के आसपास रेट हो जाती है। मतलब कि अगर ₹70 का पेट्रोल है तो उसमें से ₹37 तो हम टैक्स में देते हैं और जबकि उसकी ओरिजिनल कीमत ₹35 ही है। अब आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और इससे लगभग हर सेक्टर में इन्फ्लेशन आ जाता है, यानी कि महंगाई आ जाती है। इससे डब्ल्यूपीआई भी बढ़ने लगा था, इसीलिए सरकार को दबाव में आकर एक्साइज ड्यूटी को कम करनी पड़ी है इस बार। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सरकार का ये कदम आरबीआई को भी कुछ हिंट देता है कि वो भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में बदलाव करे, क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी भी एक रिपोर्ट आने वाली है, बाई मंथली जो रिपोर्ट होती है। सरकार का कहना है कि इससे सरकार को एक साल में 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी जनता के इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वो भी वेट में कमी लाए ताकि महंगाई पे काबू पा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हाल ही में सरकार को कहा है कि पिछले दिनों आई स्लेवरी रिपोर्ट में भारत की जो खराब स्थिति को दिखाने के पीछे यूरोपियन कॉरपोरेट्स का हाथ है। उनके द्वारा यहाँ की एनजीओ को फंडिंग दी गई ताकि वो दक्षिण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ऐसी तस्वीर पेश करे जिसमें स्लेवरी को अपनाया जा रहा हो, ताकि भारतीयों का जो है वो एक्सपोर्ट कम हो, क्योंकि यूरोप में ऐसी किसी भी इंडस्ट्री से व्यापार करने पर प्रतिबंध है जो स्लेवरी को किसी भी रूप में प्रयोग में लाती हो। यानी कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और भारत के ट्रेड को प्रभावित करने के लिए, भारत के एक्सपोर्ट को कम करने के लिए ऐसा किया गया। आपको पता होगा कि ऐसा पहले भी एक केस हुआ था कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उस पर भी आरोप लगे थे कि उन्हें विदेशों से चंदा मिलता है और वो भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए होम मिनिस्ट्री जो है वो फकरा एक्ट, आप जानते होंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसको भी कठोरता से पालन करवाने के लिए प्रयास कर रही है। आईबी ने इसको रोकने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं, जैसे कि भारत को कूटनीतिक प्रयास के द्वारा आईएलओ और बागफी फाउंडेशन से अलग करने का प्रयास करना चाहिए भारत को। भारत इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताकर इस रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट करे, यानी कि इसको नकार दे। अब हम देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में क्या क्या किसने जारी की, वो हम देख लेते हैं। ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट जो है उसको यूएन की एजेंसी आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एक संस्था है वॉक फ्री फाउंडेशन, इन दोनों के मिलकर इसको जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी दुनिया में लगभग 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि आधुनिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इस गुलामी में शामिल है फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरन काम करवाना, डेब्ट बॉन्डेज यानी कि कर्ज में डूबे व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी करवाना,
और फोर्स्ड मैरिज यानी कि जबरन शादी करवाना, वेश्यावृत्ति भी इसमें शामिल है। इन 4 करोड़ों में से 71% महिलाएं हैं और 25% बच्चे हैं। और एशिया पैसिफिक रीजन में 25% लोग इसमें शामिल है और सबसे ज्यादा जो गुलामी है वो भारत में है, ऐसी ये रिपोर्ट बताती है। तो ये गुलामी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, उसका एसडीजी गोल नंबर है 8.7, उसको प्राप्त करने में भी ये बाधा है, जो कि फोर्स्ड लेबर, मॉडर्न स्लेवरी आदि को समाप्त करने पर बल देता है। लेकिन आईबी का कहना है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भारत की छवि को खराब करने के लिए ऐसा बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है नोबेल प्राइज को लेकर। कल हमने देखा था कि मेडिसिन के क्षेत्र में इस साल का नोबेल बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए मिला है। वहीं आज फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसे अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों रेनर वेइस, बेरी सी बेरिश और किप एस थॉर्न को दिया गया है, जिन्होंने लिगो यानी कि लाइट इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया और ग्रेविटेशनल वेव की खोज की। अब ये ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है? ग्रेविटेशनल वेव जो वो है जो स्पेस और टाइम के कर्वेचर में रिपल जैसी मानी जाती है। यानी कि जैसे पानी में रिपल्स बनती है ना, तरंगे, वैसे ही स्पेस और टाइम में भी कुछ तरंगे होती है। जैसे कि आप देखो पानी एकदम स्थिर है यानी कि एकदम शांत पानी है, और जैसे ही हम उसमें पत्थर फेंकते हैं यानी कि जब उसमें टकराहट होती है तो रिपल्स बनने लगती है। वैसे ही अगर कोई दो लार्ज मासेस जो हैं वो आपस में मूवमेंट करे और एक दूसरे से टकरा जाएं तो स्पेस में भी रिपल्स बनती है, और इन्हीं को कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। इनकी विशेषता क्या क्या है? एक तो ये लाइट की स्पीड से चलती है, और दूसरी ये किसी भी बॉडी से बिना उसे इंटरेक्ट किए उसके अंदर से पास कर सकती है। आइंस्टीन ने आज से लगभग 100 साल पहले अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में भी इसका वर्णन किया था, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसको समझा नहीं पाती है, क्योंकि वो मानता है कि किन्हीं भी दो बॉडी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो इनफाइनाइट स्पीड से होता है, और वो रिलेटिविटी को नहीं मानता। और उनके अनुसार ग्रेविटी जो है वो एक पुलिंग फोर्स है, जबकि आइंस्टीन ने क्या कहा था कि ये एक पुशिंग फोर्स है। इन ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने का काम ही इन तीनों साइंटिस्ट ने किया, और पिछले साल इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी लिगो में इसे डिटेक्ट कर लिया था। यह ग्रेविटेशनल वेव दो ब्लैक होल के टकराने के कारण जनरेट हुई थी, और पृथ्वी पर पहुंचने में इसको लगभग 1.3 बिलियन साल लग गए। लिगो ऑब्जर्वेटरी के बाद अब तक 3 बार और इस वेव को डिटेक्ट किया जा चुका है। और आपको पता होगा भारत में भी एक लिगो ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जा रही है। कहाँ? हिंगोली, महाराष्ट्र में। अगली न्यूज है सिक्योर हिमालय के बारे में। यूएनडीपी और पर्यावरण मंत्रालय यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हिमालय के इकोसिस्टम को, वहाँ की जमीन, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट आदि के कंजर्वेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 6 साल के लिए चलेगा और 4 राज्यों में चलाया जाएगा। कहाँ का? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम में। इसका मेन फोकस जो है वो है स्नो लेपर्ड और मेडिसिनल प्लांट, उनकी इलीगल ट्रेडिंग को रोकना, उनको बचाना और उनका संरक्षण करना। ये आपने सुना होगा अभी कि स्नो लेपर्ड को आईयूसीएन ने एंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर निकाल के वल्नरेबल भी घोषित कर दिया है। अब क्वेश्चन जो है वो हिमालय रेंज पे पूछा जा सकता है। जैसे इस साल यूपीएससी ने 2017 में पूछा था कि क्या हिमालय सिर्फ 5 राज्यों में ही फैला हुआ है, सही या गलत स्टेटमेंट ये आपको बताना है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि 5 राज्य तो हो गए, जैसे अपने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, जिनमें की ईस्टर्न हिल्स है, वो भी अब हिमालय का ही पार्ट है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। और उसका आंसर था कि ये गलत है। नेक्स्ट आर्टिकल है ई समीक्षा के बारे में। ई समीक्षा एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीएम के द्वारा उन कार्यों की मॉनिटरिंग की जाती है जिनका प्रेजेंटेशन विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न विभाग उनको देते हैं, और इसको हर महीने के अंत में अपडेट किया जाता है। और विभिन्न विभाग या मंत्रालय को सिक्योर्ड पासवर्ड भी दिए गए हैं ताकि वो लॉगिन करके और इसमें अपना अपडेट कर सकें। आगे है सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में एक न्यूज़ है। कंटेक्स्ट तो कुछ खास नहीं है। कंटेक्स्ट तो ये है कि सीडब्ल्यूसी और एमएनएनआईटी इलाहाबाद मिलके डैम रिहेबिलिटेशन के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं सीडब्ल्यूसी के बारे में। पहला तो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। ये एक सबसे बड़ा टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जल प्रबंधन करने के लिए। क्या क्या काम करता है? तो कि बाढ़ नियंत्रण, इरिगेशन, नेविगेशन, पीने के पानी की व्यवस्था और जल से पावर जनरेशन का काम,
बहुत सारे ये काम करता है। और इसकी 3 विंग है, रिवर मैनेजमेंट पहली, रिसर्च एंड डिज़ाइन की दूसरी, और तीसरी है वाटर प्लानिंग के लिए। पिछले साल मिहिर शाह कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा था कि CWC को डिसॉल्व कर देना चाहिए। उस रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा गया? तो उनके अनुसार सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो एक पुराने समय की बात हो गई है, जब ट्यूबवेल और डैम के ऊपर हमारा मेन फोकस था। और दूसरा कि CWC में पर्यावरण के लिए, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के लिए, उन सबको हैंडल करने के लिए पर्याप्त एक्सपर्टाइज नहीं है, यानी कि विशेषज्ञों की भी उसमें कमी है। और तीसरा ये है कि सरफेस वाटर के लिए तो जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन है, लेकिन ग्राउंड वाटर के लिए एक अलग से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी बनाया गया है। और आज के समय की मांग है कि दोनों के लिए इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत प्रणाली अपनाई जाए और इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो। इसलिए दोनों को समाप्त करके एक नया नेशनल वाटर कमीशन बनाया जाए। अगली न्यूज है भारत और नेपाल के बारे में। भारत और नेपाल जो है वो पहली बार एक साथ टाइगर की गिनती कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि दोनों देश एक साथ एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और वो है कैमरा ट्रैपिंग। इसमें टाइगर के निवास स्थल जहाँ पे भी है और जितने भी बफर इलाके हैं वहाँ पे कैमरे लगाए जाएंगे ताकि एक्यूरेट गणना की जा सके। भारत और नेपाल दोनों टाइगर रेंज कंट्री हैं, जिन्होंने 2010 में रूस में आयोजित इंटरनेशनल टाइगर कॉन्फ्रेंस में ये लक्ष्य रखा था कि 2022 तक वो टाइगर की पॉपुलेशन जो 2010 में थी उससे लगभग डबल कर देंगे। अब टाइगर रेंज कंट्री में 13 देश आते हैं जहाँ टाइगर खुले में आराम से घूम सकते हैं, विचरण करते हैं। तो वो देश कौन कौन से, यहाँ देखो मैप में, ये देखो इसमें आते हैं रूस, चीन, भारत, ये यहाँ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये नीचे मलेशिया, फिर लाओस, वियतनाम, और नीचे कंबोडिया, और सबसे नीचे ये इंडोनेशिया। टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और इसको साइट्स के अंतर्गत इसके व्यापार पे भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगली खबर है श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरार मंदिर के बारे में। इस मंदिर को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस घोषित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा। तो इस न्यूज में हम देख लेते हैं इस टेम्पल के बारे में क्या क्या है। ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है और वेगई नदी के किनारे पे इसको बनाया गया है। ये जो मंदिर है इसमें ये जो मीनाक्षी जो है वो है पार्वती, और सुंदरेश्वरार जो है वो शिव के प्रतीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा किया गया था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी मलिक काफूर ने इस पर हमला करके यहाँ के खजाने को लूट लिया और मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था, उसको ध्वस्त किया। इसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था विश्वनाथ नायक ने। और यह मंदिर द्रविड़ आर्किटेक्चर यानी कि नायक शैली में भी बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि द्रविडियन आर्किटेक्चर दक्षिण भारत में प्रचलित थी और नागर शैली जो थी वो नॉर्थ इंडिया में। द्रविडियन आर्किटेक्चर में गोपुरम होते थे यानी कि एंट्रेंस गेट, इसको बोलते हैं प्रवेश द्वार जो होता है। और मीनाक्षी मंदिर का जो गोपुरम है यानी कि जो एंट्रेंस गेट है वो विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम है। द्रविड़ वास्तुकला में जो सेंट्रल सेक्टम होता है यानी कि जो गर्भगृह होता है उसके सामने एक होल होता है जिसको कहते हैं मंडप। और मीनाक्षी मंदिर में यहाँ पे 1000 पिलर नाम का एक हॉल है। हालांकि उसमें है 985 पिलर है लेकिन उसका नाम है 1000 पिलर। द्रविड़ शैली की विशेषताओं में है कि पानी का एक टैंक होता है जो कि नागर शैली में नहीं होता। साथ ही द्रविड़ शैली में विमान होते हैं, विमान जिसको कहते हैं उसको नागर शैली में शिखर कहा जाता है। बस यही है। अगली न्यूज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये क्या है? तो ये वो इंडेक्स है जो ये दिखाता है कि कौन से क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ किसी निश्चित टाइम पीरियड में। और ये कोई एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, ये नहीं दिखाता कि कितना वॉल्यूम का उत्पादन हुआ है, बल्कि ये बताता है कि किसी रेफरेंस ईयर की तुलना में उत्पादन का स्टेटस कितना परसेंट बढ़ा है या कितना घटा है। इसको कौन जारी करता है? तो CSO, मतलब CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसको हर महीने जारी करता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में इसका बेस ईयर जो पहले 2004-5 था उसको बदल के 2011-12 कर दिया गया है। इसमें कुल 407 आइटम आते हैं। 405 तो हो गए मैन्युफैक्चरिंग के, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक माइनिंग का। और इसमें भी अगर हम परसेंटेज शेयर की बात करें
तो सबसे ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग का जो कि लगभग है 77%, फिर माइनिंग का आता है जो कि लगभग 14-15% है, और लास्ट में आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है 7-8%। आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं और जिनका परसेंटेज शेयर लगभग 40% के आसपास है। और ये 8 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं ये देखो: फर्टिलाइजर, सीमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी और रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स। आईआईपी में इन सबको अलग अलग वेटेज दिया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा है रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स का, वो है 28%, और सबसे कम है फर्टिलाइजर का, वो है लगभग 2%। यूपीएससी ने इस पे 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि किसका परसेंटेज शेयर ज़्यादा है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर या स्टील। तो उस टाइम तो क्या है कि 2004-5 का बेस ईयर था, तो उस हिसाब में इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स, जो कि अब कितना हो गया है, 28%। यूपीएससी इसका अरेंजमेंट भी पूछ सकती है कि इनको घटते क्रम में जमाओ, किसका परसेंटेज ज़्यादा है किसका कम। तो इसके लिए आप एक निमोनिक बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया था कि आईआईपी में रेस्ट कंपनीज की करेंसी फेक है। आईआईपी में रेस्ट कंपनीज की करेंसी फेक है। अब इसमें आर से हो जाएगा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, एस टी से हो जाएगा अपना स्टील, कंपनी का जो ये सीओ है इससे हो जाएगा कोल, फिर करेंसी का सी यू आर मान लो तो वो हो जाएगा क्रूड ऑयल, फिर एन से हो जाएगा नेचुरल गैस, सी से सीमेंट और एफ से फर्टिलाइजर। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।